विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। मां शारदे की वंदना के लिए अवस्था। एक साथ ऊंचे स्वरों में शुरू करेंगे। शुरू कर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव सेवे सदा वंदिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। प्रार्थना। तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुभ्र भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। सुबह सवेरे तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सावधान, विश्राम, सावधान। समागान के लिए अवस्था लेंगे। समागान शुरू करेंगे। शुरू कर। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन। मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, जिसकी चाह वास्ते वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन,
जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। श्रृंखला में कहानी वाचन के साथ मैं दया प्रसाद गैरोला मैं दया प्रसाद गैरोला के आरपी हिंदी। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन। कफन के पात्र प्रेमचंद के इर्द गिर्द रहने वाले घीशू और माधव हैं। कौन नहीं जानता इनको। ये तो अपनी पहचान बना चुके हैं गांव में। बस पहचान कुछ इस तरह, कहीं पे काम नहीं करना, कोई वैसे बुलाता भी नहीं इनको, लेकिन बुला भी ले तो उस समय जब कोई मजदूर न मिले, क्योंकि बुलाए भी कैसे। ये तो आते हैं, बस इन्होंने दिन काटना है, काम नहीं करना। पता नहीं कर्म से इनका पलायनवादी मुख क्यों हो गया है। क्या शायद आज यह कहानी इसीलिए प्रासंगिक है कि आज का हर युवा कर्म से पलायन कर रहा है। शायद यही समझो। कहानी शुरू होती है बुधिया से। बुधिया एक घर में आने वाली रोशनी है, जिसके आने से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है इस परिवार में। परिवर्तन ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुधिया जैसे भारत की नारी कर्म के लिए प्रेरित करती है, वैसे ही इन दोनों नायकों को प्रेरित करती है काम के लिए। लेकिन इनके तो बल्ले बल्ले हो गए, काम करना तो दूर, लेकिन अब ये बुधिया के सहारे जीने लगे। बस काम करे तो बुधिया, इन्होंने तो सिर्फ खाना है, और खाना कुछ इस तरह, कभी किसी के बगीचे से गन्ने के कुछ टुकड़े चोरी से काट लेने, कभी आलू उखाड़ के ला देने, और कभी कहीं बाजार से कुछ मांग लेना। और लोग भी तो देखो, भारत के लोग ही हैं प्रेमचंद की इस कहानी में। लोग इन पर दया करते हैं, इनकी दशा को देखते हुए कुछ न कुछ दे ही देते हैं इनको। बस इनको एक आदत सी पड़ गई है कि कर्म नहीं करना है। एक दिन बुधिया प्रसव पीड़ा से ग्रसित है। बुधिया ने शायद किसी बच्चे को जन्म देना था, लेकिन इनके लिए क्या, कोई बच्चा आए ना आए, ऐसा कुछ नहीं सोचना था।
बुधिया कमरे के अंदर प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है और ये दोनों बाप बेटे कमरे के बाहर बैठे हैं। थोड़ा आग जला रखी है और कुछ दोनों इस प्रकार से संवाद कर रहे हैं। घीसू, अरे अंदर चले जा, बेचारी रो रही है, दर्द हो रहा होगा उसे। तो तुम लोग क्यों नहीं जाते? मैं क्यों जाऊं? इसलिए ना कि आप तब तक सारे आलू खा जाओगे। अरे नहीं, मेरे से लजाएगी नहीं, शर्म नहीं आएगी उसको? नहीं, शर्म क्यों आएगी? शर्म की क्या बात है? अरे क्यों नहीं, तू अंदर चले जा, देख ले वो किस दशा में है। किंतु ऐसे ही दोनों बातें कर रहे हैं और गरम गरम आलू को इस प्रकार खा रहे हैं मानो उनके पेट में भी एक भूख की आग पड़ी हो, कहीं कोई ज्यादा ना खा जाए। इस प्रकार से दोनों आलू पे झपट पड़े हैं। बुधिया अंदर चिल्ला रही है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही होता है, दोनों सारे आलू खाते हैं और उसी आग के सहारे सो जाते हैं। सुबह जब नींद खुलती है तो सुनते हैं कि यहाँ पे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या बुधिया का बेटा हो गया? इसी उत्सुकता से साथ माधव कमरे के अंदर जाता है और देखता है बुधिया मर चुकी है। चिल्लाता है, बापू बापू उठो, बुधिया मर गई है बापू। अरे क्या बोलता है, मर गई है? दोनों अंदर जाते हैं, फिर भी दया का भाव नहीं लेकिन दिखावे का भाव सामने आता है। दोनों चिल्लाते हैं, हमारा सब कुछ लुट गया है, और रोते हैं। अगल बगल के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं, माधव क्या हुआ? क्या हुआ? वही होना था, बुधिया मर गई है। उपचार के लिए कोई पैसा नहीं थे हमारे पास, अब क्या करें? हमारे पास तो इसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जरा महाजन के पास जाकर कुछ मांग लो, पर जाता भी कैसे? महाजन को तो कई बार ठग चुका था माधव। लेकिन घीसू और माधव साहस करके और मन में ये भाव रख के कि महाजन कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। भला ऐसे समय में कौन मना करता है? महाजन के पास जाते हैं और महाजन को कहते हैं, महाजन हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। महाजन बाहर आते हैं, अरे क्या हुआ माधव, क्या हुआ? बुधिया मर गई? अरे बुधिया मर गई, ले ये 2 रुपए है, जा कफन लेके आ। 2 रुपए लेके कफन के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन बाजार में कई बातें अपने मन में सोचने लगते हैं। बापू ये भी क्या ढकोसला है, जिसको जीते जीते दवाई के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं मिले, उसको लोगों ने कफन के लिए आसानी से पैसे दे दिया। क्या कोई मरने के बाद कोई देखता है? माधव कहता है, घीसू कहता है, हाँ कोई नहीं देखता, चलो हम देखते हैं, इसका आज कुछ खा लेते हैं। लेकिन गांव वाले क्या बोलेंगे? माधव कहता है, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, जैसे अभी हुआ वैसे उस समय भी हो जाएगा। वो एक दुकान में जाते हैं और वहां से शराब की एक बोतल लेते हैं और बगल से होटल से उसके साथ मटन वगैरह लेकर के वहां पे बैठ जाते हैं और दोनों लोग बाप बेटे दोनों उसका आनंद लेते हैं। और आनंद लेने के बाद देखते हैं, देखो कितनी बली थी ना वो बुधिया, जीते जी भी हमारा सहयोग किया और मरते मरते क्या अच्छी पार्टी कर दी। हाँ बापू सही बात है, मुझे एक समय याद आता है, महाजन के बेटे की शादी, क्या दिन था वो, हम गए थे वहां पे, छक कर खाना, जो चाहे वो, हलवा पूरी मिठाई। बापू ऐसा समय कभी नहीं आया हमारे जीवन में दोबारा। अब देखो ना लोग, अब तो वैसा करते ही नहीं, सभी को निमंत्रण भी नहीं देते। हमें तो उस समय से किसी ने नहीं बुलाया। हाँ ठीक है, लेकिन ये समय तो आ ही गया। वो क्या ऐसा समय सिर्फ बुधिया ने ही दिया था। और दोनों खाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ सामान रहता है
वहाँ पे एक भिखारी रहता है, उससे कहते हैं ले तू भी खा ले, और उसके लिए दुआ कर, जिसने वो जा चुकी है उसके लिए दुआ कर कि भगवान उसे अच्छा स्थान दें। और इस प्रकार से अंत में गाते हैं ठगनी काहे मन झमकाइयो। और इस प्रकार कहानी का अंत होता है। प्रेमचंद की इस कहानी में आज की युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि अक्रमण्यता हमारे अंदर जो भर चुकी है, जो हम श्रम से पलायन कर रहे हैं, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। प्रतिज्ञा के लिए अवस्था लेंगे। मैं सबसे पहले और सबसे ऊपर अपने पेशे से प्रेम करूंगा। शिक्षक, शिक्षण मेरी आत्मा है। मैं शिक्षण के महान मिशन के प्रति वफादार रहूंगा। मैं बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं बच्चों में पूछताछ की भावना को विकसित करूंगा, ताकि वह देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। मैं स्वयं की बेहतर शिक्षक तभी मानूंगा जब एक औसत छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। मेरा जीवन छात्रों के लिए एक संदेश होगा। मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। मैं धर्म, संप्रदाय व भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने छात्रों की सफलता का जश्न मनाऊंगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं आपका साथी अनिल जगोड़ी, राजकीय इंटर कॉलेज गडुघाट, ब्लॉक मोरी से आज के प्रेरक प्रसंग के साथ। एक कारपेंटर होता है और वो किसी सेठ के साथ कारपेंटर का कार्य करता है, और उसकी जो कास्ट कला है वो बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे अच्छे मकान उन्होंने बनाए, लेकिन अब उस कारपेंटर की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब वो कारपेंटर चाहता है कि मैं अब विश्राम ले लूँ, अब मेरे बस में कार्य करने की क्षमता नहीं है। तो उस सेठ के पास जाता है, कहता है साहब बहुत समय हो गया कार्य करते करते, मुझे अब अवकाश चाहिए। तो सेठ बोलता है भाई एक मकान और बना ले, उसके बाद चले जाना। वो बोलता है कि आप जो है कब से बोल रहे हैं एक मकान बनाते बनाते आपने कई साल बीत गए। फिर वो बोलता है नहीं, मुझे अब जो अवकाश है, मुझे कार्य करना ही नहीं है। तो वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि लास्ट मकान रहा है, इसको बना के आपको जो है अवकाश दे दिया जाएगा। कारपेंटर कहता है ठीक है बना लेता हूँ, जब बोल ही रहे। तो वो मकान का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जिस प्रतिभा, जिस हुनर का, जिस स्किल का प्रयोग उन्होंने आज तक और मकानों बनाने में किया था, उस स्किल का प्रयोग आज नहीं किया। बड़े अनमने ढंग से, टूटे दिल से, जैसे कैसे उन्होंने कहा कि बस ये बलट टल जाए बात खत्म, उसके बाद मुझे अवकाश चाहिए। और वो मकान बनाते हैं, मकान तैयार हो जाता है, और फिर सेठ के पास जाते हैं। सेठ आपने कहा था आखिरी मकान मैंने बना लिया, अब मुझे अवकाश चाहिए। तो सेठ ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा श्रीमान ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाऊंगा, कुछ भी खा लूँगा। तो बोलता ऐसे कैसे चले जाओगे, इधर आओ। और उनके हाथ में एक चाबी थमा देता है। सेठ बोलता है श्रीमान ये क्या है? ये जो आखिरी मकान आपने बनाया ये आपके लिए। उस दिन उस कारपेंटर को लगा
पूरे जीवन और मैंने सबके मकान अच्छे बनाए, लेकिन अपने मकान गलत बना दिए और उसको बहुत पश्चाताप हुआ इस चीज़ को लेकर। तो उसने कहा कि सारी स्किल मेरी फेल हो गई आज। इस कहानी से सीधा संबंध हमारे जीवन से है। इस जीवन रूपी महल में हम प्रत्येक दिन एक कील गाड़ रहे हैं। जो कील उसमें लगा रहे हैं, हमें पता है हमने उस कील को किस तरीके से लगाया है। वो जो भवन बन रहा है उस कितना मजबूत है। तो हम कोई भी कार्य करें, ये ना किसी भी कार्य को अपनी पूर्ण स्किल और सही कि कोई आदमी आया है, कोई शब्द हमारे पास जो है ये सर्वनाम शब्द है, तो लिहाजा हमने जो है इसको सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत लिया है। ऐसे हमने जो विशेषण को जो है 4 भागों के अंतर्गत लेकर के उनके अलग अलग उदाहरण हमने तैयार किए। धन्यवाद। ढंग से उसको करें, ऐसा ना हो कि हमारे जीवन रूपी जो ये भव्य इमारत है उसमें हमने कोई कील ऐसी लगा दी हो जो उस पूरे भवन को गिरा दे। धन्यवाद। धन्यवाद जगोरी जी। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मैं विजय कुमार, राजकेंद्र गोल्ड गेवला, डुंडा ब्लॉक। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। सेना प्रमुख पर आया फैसला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नए कानून बनने के बाद उनका आगे का कार्यकाल तय होगा। दूसरी खबर में ट्रंप ने किए हांगकांग विधेयक पर हस्ताक्षर। चीन ने कहा हम भी करेंगे जवाबी कार्रवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में लोकतंत्र का समर्थन करने से संबंधित एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक के तहत हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के मानव अधिकारों का हनन करने वाले अधिकारियों पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। जवाब में चीन ने भी कहा हम करेंगे जवाबी कार्रवाई। राष्ट्रीय समाचारों में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 56 विधायकों वाली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पहाड़ी इलाकों में तीसरे दिन भी बर्फबारी जारी। बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लगातार तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है। भारत दौरे पर पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे 3 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार शाम को भारत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रज्ञा ठाकुर रक्षा समिति से की गई बाहर। लोकसभा में अपने द्वारा दिए गए विवादित बयान में गोडसे को शहीद बताना प्रज्ञा ठाकुर पर भारी पड़ रहा है। चौतरफा आलोचना से घिरने के साथ ही उनकी स्वयं की पार्टी भाजपा ने उनका संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर रोक लगाने के साथ ही उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से बाहर कर दिया। राज्य समाचारों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर कसा तंज। भाजपा ने कुर्सी के लालच में महाराष्ट्र में सत्ता की डकैती डाली, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सटीक फैसला देकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। महाराष्ट्र में संविधान की जीत हुई और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में 4 धाम श्राइन बोर्ड विधेयक की मंजूरी का विरोध। 80 साल की व्यवस्था को सरकार ने बदला तो दशकों से चारों धामों में पूजा अर्चना करने वाले तीर्थ पुरोहित विरोध में उतर आए। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि तीर्थ पुरोहित विधानसभा का घेराव करेंगे। पिथौरागढ़ की बाजी भाजपा ने फिर जीती। पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं स्वर्गीय प्रकाश पंत की धर्मपत्नी चंद्रा पंत ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लठी को 3267 मतों के अंतर से हराया। एलटी शिक्षकों के प्रमोशन पर आयोग की मुहर। लोकसभा आयोग ने सरकार को सौंप दी फाइल। अब उच्चतम न्यायालय के आदेश का है इंतजार।
1950 पात्र शिक्षकों की जांच कर लोकसभा आयोग ने प्रमोशन के लिए कर दी है संस्तुति। खेल समाचारों में सेठ मोदी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत और सौरभ वर्मा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और सौरभ वर्मा ने गुरुवार को सेठ मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। किदांबी श्रीकांत ने परुपल्ली कश्यप को तो सौरभ शर्मा ने अल्प मिश्रा को सीधे सेटों में हराया। दीपिका ने जीता स्वर्ण और अंकिता ने रजत। भारत को मिला ओलंपिक कोटा। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप से इतर आयोजित महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की महिला व्यक्तिगत रिजर्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंकिता ने रजत पदक जीता। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने से ही देश को व्यक्तिगत ओलंपिक कोटा हासिल हो गया। विषय का सेवारत प्रशिक्षण का डाइट वर्कआउट में आज अंतिम दिवस। धन्यवाद। धन्यवाद विजय सर। आज के प्रेरणात्मक प्रसंग के साथ कबीरदास जी का एक प्रेरणात्मक प्रसंग। कबीरदास जी ने कहा था, बुरा ढूंढन मैं चला, जग में बुरा न कोई, जो घट देखो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। धन्यवाद। भट्ट राजकीय इंटर कॉलेज साल्ट से भटवाड़ी ब्लॉक कल की आख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। थोड़ा आगे पीछे है तो आप लोग समझ जाइएगा। दिनांक 28/11/19 को डाइट बड़कोट के प्रांगण में सभी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सुबह 9:30 बजे पहुँचे। बारिश होने के बावजूद भी सभी शिक्षक समय पर पहुँचे। सभी प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित हुए और प्रतिदिन की भांति आज भी प्रशिक्षण की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। आज नौगांव ब्लॉक द्वारा प्रार्थना, समूह गान, प्रतिज्ञा तथा प्रेरक प्रसंग बोले गए, जिसमें एमटी मैडम जी ने विशेष सहयोग प्रदान किया। इसके बाद श्री बिष्ट जी द्वारा एक गतिविधि करवाई गई, जिसमें आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करवाया गया। इसके बाद फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन भरवाए गए, जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न थे। इसी बीच 11 बजे चाय का आनंद सभी लोगों द्वारा लिया गया। इसके बाद सभी अपने अपने कैप्सूल बनाने की तैयारी में जुट गए। आज के कैप्सूल का शीर्षक सभी लोगों को 27 तारीख को ही दे दिया गया था, जिस पर सभी ने काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले श्री ध्यानी जी प्रशिक्षण कक्ष में आए और कैप्सूल की निर्माण विधि में कुछ परामर्श दिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके बाद सभी अपने समूह अनुसार कैप्सूल बनाने के कार्य में लग गए। बीच बीच में एमटी द्वारा भी कैप्सूल निर्माण पर सभी समूह दलों को सहयोग प्रदान किया गया। ठीक 1 बजे खाने का समय हो गया। सभी लोग खाने के लिए 1 बजे कैंटीन चल दिए। इसी क्रम में समूह सदस्यों द्वारा कैप्सूल तैयार कर प्रस्तुतिकरण शुरू किया गया, जिसमें सर्वप्रथम समूह संख्या फर्स्ट ने अपना कैप्सूल प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक संबोध कारक चिन्ह था। अब मैं थोड़ा भूल गई हूँ, ये पहला था, ये दूसरा था। श्री गैरोला जी द्वारा कारक चिन्ह के संबोध प्रस्तुतिकरण के कुछ सुझाव दिए गए। इसी क्रम में श्री शरद पवार जी द्वारा कुछ सुंदर पंक्तियां सुनाई गई, जो कि मन को प्रसन्न करने वाली थी। इसी क्रम में समूह संख्या 2 ने अपना प्रस्तुतिकरण किया, जिसका संबोध समाज था, जो कि सुंदर था। श्री धीमान जी द्वारा इस पर कुछ सुझाव भी रखे गए। इसी क्रम में समूह संख्या 9 द्वारा संबोध रेखा चित्र पर अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में समूह संख्या 7 के द्वारा संबोध अलंकार पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिस पर श्री धीमान जी द्वारा वाह ताली भी बजवाई गई। 3:30 पर चाय पीकर प्रस्तुतिकरण को 5 मिनट के लिए विराम दिया गया। इसके बाद फिर समूह संख्या 10 के द्वारा समूह संबोध यात्रा वृत्तांत पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिस पर श्री धीमान जी द्वारा गुड ताली बजवाई गई। इसी क्रम में समूह संख्या 6 द्वारा संबोध अपठित गद्यांश पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिस पर अच्छा बहुत अच्छा ताली बजवाई गई। इसी क्रम में समूह 5 के सदस्यों द्वारा संबोध पत्र लेखन पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था कि लाइव चले जाने के कारण प्रस्तुतिकरण को रोक दिया गया, क्योंकि यह सब प्रस्तुतिकरण वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। बिजली जाने के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग में बाध्यता आ गई, जिस कारण समूह 5 को अगले दिन अपना प्रस्तुतिकरण करने को कहा गया। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अगर आप माध्यमिक स्तर पर टीचिंग कर रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है। और एक आखिरी बात, उच्चारण और मात्राएं इस जनपद की राष्ट्रीय समस्या है। हाँ, वो वहां भी दिख रहा था प्रार्थना में भी, क्योंकि ना बच्चे इस जनपद की सबसे बड़ी समस्या है। मैं ज्यादा पे बात नहीं कर रहा हूं, होता है जी। और ये वर्णमाला में नहीं है। जैसे आप ये कर रहे थे, ठीक जैसे आप ये कर रहे थे, ठीक वैसे ही ये और ये किया गया। ये किया गया, ये है वो। अब ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, सौंदर्य बोध की दृष्टि से ये अजीब लगता है। तो ये बन गया क्या? ये है, यही जो है द्य। इसका उच्चारण कृपया कृपया प्रार्थना है आप लोगों से, द्य कीजिए, ध्या नहीं। आप लोग सेवा आयोग में गए लेक्चरर का इंटरव्यू देने, उन्होंने आपको सामने बैठाया और आपका स्वागत किया कि आइए, स्वागत है। अब आपके वक्तव्य में है, सराहनीय है। बढ़ते हैं अपनी प्रक्रिया की ओर। ग्रुप नंबर हमारा संबोध दिया गया था विशेषण। विशेषण में अपेक्षित सीखने के जो प्रतिफल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बच्चे विशेषण को परिभाषित कर पाते हैं, विशेषण से युक्त वाक्यों का प्रयोग कर पाते हैं, विशेष्य और विशेषण में अंतर स्पष्ट करते हैं और विशेषण शब्दों की पहचान करते हैं। संबोध से संबंधित जो अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान है उसमें संज्ञा सर्वनाम की सामान्य जानकारी बच्चे पहले से ही रखते हैं। दैनिक जीवन में विशेषण शब्दों का सामान्य प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में बबीता मैम जी को मैं आमंत्रित करूंगी आगे की त्रुटि विशेषण। संभावित त्रुटियां विशेष्य और विशेषण में अंतर करने में त्रुटि करते हैं। संभावित समाधान है श्यामपट पर विशेष्य और विशेषण शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हैं। दूसरा है विशेषण के भेदों में अंतर करने में त्रुटि करते हैं। इसी का संभावित समाधान आईसीटी व चार्ट द्वारा त्रुटि का समाधान करते हैं। तीसरा है विशेषण शब्दों की पहचान करने में त्रुटि करते हैं। माध्यम से विशेषण शब्दों की पहचान करवाकर। धन्यवाद मैडम। आगे जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं उनके अंतर्गत हमने सबसे पहली जो विधि रखी है वो रखी है चार्ट विधि। इसमें हम एक चार्ट बनाएंगे और इसमें विशेषण के विभिन्न भेदों को चित्रात्मक लिए मैं आमंत्रित करूंगा। भेदों को डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें लिखा है हमने विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सर्वनाम। तो गुणवाचक में हमने जो है पहला लिया, इसमें एक उदाहरण है कि रीता सुंदर लड़की है। तो रीता जो है इसकी सुंदर 2, 3, 4, 5 की निश्चित संख्या है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत हमने उदाहरण दिया है। और अनिश्चित के अंतर्गत हमने दिया है कि राम के पास कुछ सेब हैं। तो कुछ जो है ये विशेषण है, शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लोगों ने आईसीटी का प्रयोग किया। इसमें हम यूट्यूब या गैरोला सर ने बताया स्नेप ट्यूब के माध्यम से
हम NCERT में जाएंगे, वहाँ से विषय के विशेषज्ञों के जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको हम डाउनलोड करेंगे और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। ये भी एक विधि है हमारी। तीसरी जो विधि है वो हम खेल विधि है। इसमें हम बच्चों को 4 समूह में विभाजित करेंगे और 4 समूह में अलग अलग जो विशेषण है, विशेषण युक्त फ्लैश कार्ड लिखेंगे इस तरह से, और ये जो फ्लैश कार्ड है इनको 4 समूह में बच्चों को दे देंगे और उसके बाद अलग अलग समूह में विशेषण से युक्त एक एक वाक्य लिखने को कहेंगे। तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा कि जो हमारे पास फ्लैश कार्ड है वो क्या है, विशेषण है। अगली जो विधि है वो हमने लिखी है, इसमें श्यामपट्ट विधि। इसमें हम थोड़ा सा श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे राम बाजार जा रहा है, हमने लिखा राम बाजार जा रहा है। तो हमारी समस्या क्या थी कि बच्चे, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधि, इसको समझने में थोड़ा त्रुटि करते हैं। तो यहां पर हम इसको इस तरह से भी बांट सकते हैं। इस तरह से बांटेंगे और 2 बॉक्स हो गए। पहले वाले बॉक्स में क्या हो गया हमारा उद्देश्य, दूसरे वाले बॉक्स में विधि। तो ये सिर्फ एक, तो हम इसे कहेंगे उद्देश्य, और इसके अलावा दूसरा नाम इसको हम क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कर्ता। और तीसरा कुछ और भी हम इसे कह सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, विधेय। अब यहां पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है, जो करता है, उसके बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वो सारा विधेय के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो ये थी हमारी श्यामपट्ट विधि। और आगे की प्रस्तुतिकरण की रणनीतियाँ, विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछकर, पाठ्य पुस्तक से विशेषण युक्त शब्द छांटकर, संभावित सीखने के प्रतिफल आधारित न्यूनतम 5 विभिन्न प्रकार के प्रश्न। नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है, मोहन तेज दौड़ता है वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए, गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण बताइए। आयुष डैश डैश लड़का है, उचित विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आगे मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी लोगों को सुप्रभातम। जैसा कि हमारे गुरुजी ने ये थोड़ा जो श्यामपट्ट कार्य किया है, ये उद्देश्य और जो विधेय है, हालांकि विशेषण के साथ ये भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें जो विशेषण शब्द है उसका कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे वहां दिया जा रहा है, राम बहुत तेज गति से बाजार जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो तेज गति शब्द वहां आएगा तभी जो है वो विशेषता को प्रकट करेगा। विशेषण ज्ञायते इसी इति विशेषणम। उसकी सीधी सीधी बात है कि अगर उसमें विशेषता कुछ है नहीं तो हम उसको विशेषण के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अब धन्यवाद। इसमें मैंने उद्देश्य और विधेय के बारे में, बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। इस तरह का वाक्य हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे और इसमें हम इनको बांट सकते हैं। नहीं अलग नहीं। क्या हो गया,
प्रविशेषण हो गया। और इस वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य। और इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य भी बोलते हैं। और ये सारा जो हमारा विधेय हो गया, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक बोध सार है, उसको पढ़ने जा रहा हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा जैसे मोहन पढ़ने में तेज है, सीता अच्छा गाती है। और सर्वनाम में है वह गाड़ी बहुत तेज चलाता है आदि। अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, ये उसके उदाहरण हैं। इनमें अच्छा 3 नए शब्द विशेषण है जो विशेष्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। विशेषता श्री सूरवीर सिंह चौहान जी, श्रीमती बबीता उनियाल जी, श्रीमती ललिता जी और विदुषी डोभाल जी। धन्यवाद। ये ग्रुप नंबर जो 4 है, इनका बहुत अच्छा कैप्सूल है और विषय भी बहुत अच्छा चुना है इन्होंने, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। थोड़ा इसमें जो संभावित समाधान है इसमें फिर भी सर थोड़ा आप ध्यान देंगे। आपने लिखा है कि श्यामपट पर विशेष और विशेषण में अंतर स्पष्ट करके, तो इसमें आपने श्यामपट विधि का प्रयोग किया। तो सर मैं जैसे कि पहले दिन से बता रहा हूँ कि श्यामपट जो है आप यहाँ पे नहीं करेंगे उसका प्रयोग, श्यामपट बना के रखेंगे, बनाएंगे एक श्यामपट और उसको चाट के यहाँ पे चिपका देंगे, जैसे ये नहीं चिपक रखे, ठीक है। बाकी सर ठीक है। आपने लिखा है, अब यहाँ पे जब आपने सुझावात्मक शिक्षण विधियाँ लिखी ना, तो यहाँ पे भी पहले श्यामपट विधि आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपने श्यामपट विधि लिखी है पहले। दूसरी जो विधि है, ये चीज़ शायद थोड़ा या तो समझ में नहीं आ रही आप लोगों के, क्योंकि बार बार हो रही है इसकी पुनरावृत्ति। नहीं सर, जैसे श्यामपट विधि का प्रयोग ने लिखा है खेल विधि, तो उसमें दूसरे विधि में भी वही आना था। ये ग्रुप संख्या जो 4 है ना, कहाँ पे हैं बैठे हुए? हाँ सर, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप। और बाकी बहुत बेहतर था, आप लोगों का अच्छा प्रयास है। और जैसे कि सर ने लिखा है, ये पूरे उसमें गागर में सागर भरने वाली बात है, सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। कर्ता भी आ गया है, कर्म भी आ गया है और क्रिया भी आ गई है, बस समझने पर बात है। लेकिन छात्रों के सामने अगर हम इससे थोड़ा सा, बहुत वैसे तो यहाँ के स्तर के लिए तो बहुत बढ़िया है वो, लेकिन अगर छात्रों को हम लिखे तो सीधे एक ऐसी सरल पंक्ति लिखे जैसे काली गाय, बस काली गाय। अब गाय कैसी है? काली, बस वो उसका विशेष्य है और विशेषण है, इतना दिखा देंगे सिर्फ। उसके बाद विशेषता है, और फिर हम उसको जब परिविशेषण पे जाएंगे तब ये वाक्य आएगा। क्लैप गो। हमारे पास आया संबोध अव्यय, संबोध था अव्यय अथवा अविकारी शब्द। तो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल, छात्र वाक्यों में अव्यय शब्दों की पहचान करते हैं। नंबर 2 है अव्यय शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण करते हैं। छात्र अव्यय शब्दों के भेदों की पहचान करते हैं। छात्र अव्यय को परिभाषित करते हैं। तीसरा है हमारा संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान मिला हमें छात्रों से। छात्र संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र लिंग, वचन, काल की सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अव्यय शब्दों की हमारा त्रुटि विश्लेषण कक्ष अनुभव के आधार पर, इसमें है संभावित त्रुटियां। अव्यय शब्दों की पहचान में त्रुटि करते हैं और इसमें संभावित समाधान होगा अव्यय शब्दों का बार बार अभ्यास कराकर। और सेकंड हमारा छात्र अव्यय के भेदों में त्रुटि करते हैं और इसमें संभावित समाधान होगा छात्रों को अव्यय के भेदों का अभ्यास करवाकर।
तीसरा है हमारा छात्र अव्यय शब्दों के प्रयोग में लिंग वचन काल संबंधी त्रुटि करते हैं और इसमें समाधान होगा छात्रों को लिंग वचन काल के उदाहरणों के साथ अभ्यास करवाकर। चौथा है छात्र वाक्य से अव्यय शब्दों को अलग करने में त्रुटि करते हैं, तो इसमें हम छात्रों को वाक्य से अव्यय शब्दों को अलग करने का अभ्यास करवाकर हम उनका ज्ञान उनको समाधान देते हैं। थैंक यू। इसके बाद हमने रखी है एक अभ्यास विधि जिसमें हम गतिविधि करेंगे। इसमें हम छात्रों को कुछ पर्चियां दे देंगे, जैसे विभिन्न प्रकार की पर्चियां दे देंगे। उनमें से कहेंगे कि कुछ अव्ययी शब्द अव्ययी शब्द छांटो। कुछ शायद ऐसे होंगे जो अव्ययी शब्द होंगे, कुछ होंगे कि अव्ययी शब्द नहीं होंगे। जैसे ही ये एक अव्ययी शब्द है जो कि निपात का भेद है। जैसे इसमें होगा वह एक सर्वनाम है, यह अव्यय नहीं होगा। इसी प्रकार हम बच्चों को अलग अलग पर्चियां दे देंगे और उनमें से अव्ययी शब्द